हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी का, L3 एपिडेमियोलॉजी। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजीज साइकिल और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज समझेंगे। डिजीज साइकिल का मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आप देख लो। इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रायंगल का यूज किया हुआ है, तो इसके थ्रू मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस वीडियो को एंड तक आप देखते रहना। Disease cycle. The disease cycle refers to the sequence of events that occur from the beginning of infection in host through its development and transmission until it spreads to new host और ends। यानी कि डिजीज साइकिल क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जो कि शुरू होता है जब इन्फेक्शन होता है होस्ट को। मैंने एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स आपको बताए थे पहले लेक्चर के अंदर, जिसके थ्रू डिजीज होती है होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट। तो जब होस्ट के पास इन्फेक्शन आ जाता है तो अब वहां पे दो काम होने शुरू हो जाते हैं। एक तो जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरिया है, वो ग्रो करने लगेगा, डेवलप होने लगेगा और दूसरे इंसानों के अंदर ट्रांसमिट होने लग जाएगा। तो ये तब तक चलता रहेगा तब जब तक कोई नया होस्ट नहीं मिल जाता इन्फेक्शन को, या फिर इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। तो ये होता है डिजीज साइकिल। ये अलग अलग पीरियड्स होते हैं, इसके अंदर लगभग 6 पीरियड्स होते हैं। उसको मैंने आपको ग्राफ शो किया था, ठीक उसी को मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश की है कि जो डिजीज होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है इंक्यूबेशन पीरियड से, देन फिर आता है प्रोडर्मल पीरियड, फिर फास्टिजियम पीरियड होता है, फिर डिफरवेसेंस पीरियड होता है, कन्वल्सेंट पीरियड होता है और डिफेक्शन पीरियड होता है। अब डिजीज साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों जरूरी होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कैसे इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती है और वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर फैलती हैं। जब आप पढ़ोगे डिजीज के बारे में, आपको पता होगा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि अगर मान लो मैं किसी इंसान से मिला था जिसको कोई डिजीज थी, अब उसके कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है मेरे अंदर भी आ गया हो कोई वायरस। तो अब उसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर आपको पता होगा तो आप खुद को आइसोलेट कर सकते हो, वैक्सीन ले सकते हो और बच सकते हो उस चीज से। तो इंक्यूबेशन पीरियड जरूरी है। फिर प्रोडर्मल पीरियड आप जब शुरू होगा, सिम्टम्स आने शुरू होंगे, तब आपको उसका पता चलेगा। फिर फास्टिजियम में एकदम पीक पे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। तो इसे हम अब समझते हैं। पहला होता है, या तो इसे आप स्टेज कह लो या फिर फेजेस बोल सकते हो आप डिजीज साइकिल के। पहला होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शियस एजेंट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है और फिर उसके आने के बाद हमारी बॉडी जब तक कोई पहला साइन शो करती है, कोई भी साइन और सिम्टम शो करती है, तो उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि आप इस क्या ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि एक एक्स एक्सिस पे क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग डायरेक्शन में हो गई, तो छोड़ो, वैसे भी आपको यहाँ पे मैथ थोड़ी ना पढ़नी है। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम रखते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम वाई एक्सिस पे साइन और सिम्टम्स को रखते हैं, तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंक्यूबेशन पीरियड वाला जो ग्राफ है वहां पे एकदम वो नीचे की तरफ है, यानी कि कोई भी यहाँ पे साइन सिम्टम नहीं आते हैं। दी ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इनसाइड दी होस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है होस्ट के अंदर, और फिर जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम इंक्यूबेशन पीरियड ही बोलेंगे। जैसे कि मान लो मीजल्स एक डिजीज होती है जो कि हम कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पढ़ेंगे, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। तो उसका जब हम रेस्पिरेटरी वाला कर रहे होंगे कम्युनिकेबल डिजीज,
तो वहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, लगभग 10 से 14 दिन होता है। यानी कि अगर आपके अंदर मीजल्स का जो वायरस है वो आ जाता है तो 10 से 14 दिन लगेंगे पहले साइन को आने में। वो फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कोई तरह का इरिटेशन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, तो ये टाइम होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस स्टेज का, ये स्टेज इसलिए क्रूशियल होती है क्योंकि यहाँ पे हम पता कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं कि और लोगों के अंदर इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट फिर दूसरा स्टेज होता है हमारा प्रोडर्मल स्टेज। ये प्रोडर्मल स्टेज या पीरियड जो भी आप बोलो, ये यहाँ पे क्या होता है जब इन साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडर्मल पीरियड है, धीरे 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 करके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आएंगे, जैसे कि हो सकता है आपको थकान हो, फीवर हो, भूख ना लगे, पैरों में दर्द हो, हेडेक हो, तो ये सब सिम्टम्स आएंगे, पर ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होंगे डिजीज के। तो ये प्रोडर्मल पीरियड चलता जाएगा। The disease can be transmissible during this stage even though symptoms are not clear enough to diagnose। अब यहाँ पे क्या होता है, सिम्टम्स जो होते हैं वो एकदम क्लियर नहीं होते हैं। फीवर वगैरह क्या है, बहुत सारी डिजीज के अंदर आता है, हेडेक होना और पेन होना, भूख ना लगना, बहुत सारी डिजीज के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम क्लियर नहीं डायग्नोस कर सकते हैं और इस स्टेज में भी क्या होता है, डिजीज ट्रांसमिट होती है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। कॉमन कोल्ड जैसे एग्जांपल है, कॉमन कोल्ड, माइल्ड थ्रोट इरिटेशन, टायर्डनेस, फुल सिम्टम्स डेवलप। अब ये क्या है, जैसे कि मान लो थोड़ा बहुत थ्रोट में इरिटेशन होना, थकान होना, तो ये क्या है, बहुत छोटे से सिम्टम्स है, इससे आप कुछ भी पता नहीं कर सकते हो। तो ये होता है प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट फिर आता है फास्टिजियम स्टेज। फास्टिजियम क्या होता है, ये पीक लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा एकदम एक्यूरेट, जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो भी सबसे सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर मीजल्स हो रहा है तो वहाँ पे रैशेस आ जाएंगे, ठीक है। द डिजीज रीचेस इट मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब यहाँ पे डिजीज एकदम अपनी पीक पे आ जाती है। द पैथोजन एक्टिविटी इज एट हाईएस्ट लेवल, बॉडी शोज क्लियर साइन एंड सिम्टम। अब ये जो फास्टिजियम वाला स्टेज है, यहाँ पे हमारी बॉडी जो भी साइन सिम्टम्स होंगे उन्हें क्लियरली शो करने लग जाएगी, जैसे कि हाई फीवर होगा, मीजल्स की मैं बात कर रहा था ना, हाई फीवर, रैशेस, वॉमिटिंग, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इजी होता है क्योंकि कितने ज्यादा सिम्टम्स आएंगे, एकदम एक्यूरेट सिम्टम्स आएंगे, तो यहाँ पे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि हाँ कौन सी डिजीज है। बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन कम हो जाता है, ट्रांसमिशन के जो चांसेस होते हैं यहाँ पे आके कम हो जाते हैं। फिर फोर्थ स्टेज होता है अब डिक्लाइन स्टेज आएगा, यानी कि डिफरवेसेंस। डिफरवेसेंस, अब सिम्टम्स क्या होंगे, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हो, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और पेशेंट की रिकवरी होने लग जाएगी। इम्यून सिस्टम अब यहाँ पे पैथोजन के ऊपर हावी पड़ने लगेगा, हमारे इम्यून सिस्टम पैथोजन को किल करने लगेगा। जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, फीवर हो रहा था, तो वो कम हो जाएगा, पेशेंट को पहले से अच्छा फील होने लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है इस स्टेज का, केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट रिलैप्स और सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि दोबारा से वो डिजीज़ ना हो जाए या फिर कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस समय थोड़ा सा वीक होता है, तो हो सकता है कोई और डिजीज़ हो जाए। नेक्स्ट फिर आएगा कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस यानी कि रिकवरी स्टेज, अब एकदम से रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। फाइनल स्टेज व्हेन द बॉडी रिपेयर्स टिश्यूज एंड रिटर्न टू नॉर्मल हेल्थ। अब यहाँ से क्या होगा, एकदम वापस आ जाएगा नॉर्मल की तरफ, देख सकते हो आप नीचे की तरफ आ जाएगा। व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट वापस से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं,
पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या करेंगी, अब फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। या फ्यूचर में मान लो उसी बैक्टीरिया हो या उसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसे नहीं होने पाएगी वो डिजीज, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड रहेंगी एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी जो कि वायरस को किल कर देंगी। हाउएवर इन सम डिजीज द पर्सन में स्टिल कैरी द पैथोजन। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ डिजीज के अंदर ऐसा हो सकता है कि इस स्टेज में भी इंसान के अंदर पैथोजेंस हो, वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है इस स्टेज में भी। जैसे कि टाइफाइड के कैरियर हो सकते हैं, टाइफाइड लास्ट स्टेज तक भी रह जाता है। नेक्स्ट फिर होता है डिफेक्शन पीरियड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी पैथोजेंस थे, जो भी एंटीबॉडीज थी, वो एकदम प्रिपेयर हो जाती हैं, पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर जाता है इलनेस से। तो ये थी हमारी डिजीज साइकिल की, डिजीज कैसे होती है, कैसे शुरुआत हुई, इंक्यूबेशन पीरियड से शुरू हुई डिजीज, फिर धीरे धीरे बढ़ी प्रोडर्मल में आई, फिर वहां पे एकदम पीक पे गई फास्टिजियम, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हुई डिफरेंसेंस, और फिर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। हमारा इम्यून सिस्टम जो है पैथोजन पे कंट्रोल पा लिया, वो कन्वल्सेंट स्टेज होगा, फिर एकदम से रिकवरी हो जाएगी डिफेक्शन फेज में। जैसे कि मीजल्स का एग्जाम्पल था। मीजल्स क्या होता है, इसमें 10 दिन तक कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 10 दिन का। फिर प्रोडर्मल में क्या होगा, फीवर, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। फास्टिजियम में आ जाएगा एकदम ऊपर, तब वहां पे रैशेस शो हो जाएंगे। फिर डिफरवेसेंस में अब रैशेस थोड़े थोड़े फेड होने शुरू हो जाएंगे, फीवर हट जाएगा। कन्वल्सेंस में क्या होता है, अब रिकवरी हो जाएगी और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो ये होता है मीजल्स का, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि ऐसे ऐसे होता है। नेक्स्ट फिर स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। ठीक है, आपने स्पेक्ट्रम तो पढ़ा होगा कि अलग अलग कलर्स जो बनते हैं, रेनबो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज डिफाइन किया गया है कि जैसे वहाँ पे अलग अलग कलर्स होते हैं, वैसे ही हर डिजीज क्या होती है, अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग सिम्टम्स शो करती है। किसी को मान लो बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होंगे सेम डिजीज में, और किसी को बहुत ज्यादा माइल्ड होगा या फिर उसे कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पे। The spectrum of disease refers to the range of manifestations that a disease can show। यानी कि डिजीज के मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं, कोई डिजीज कितने साइन सिम्टम्स शो कर सकती है, फ्रॉम सब क्लिनिकल यानी कि जब कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और फिर सीवियर और फैटल डिजीज तक। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बात करो, जो मैंने आपको समझाया कि कोई भी डिजीज होती है तो वो सबके लिए सेम लेवल की सीवियरिटी नहीं होती है। कुछ लोगों पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, जैसे आप मान लो कोई खाना खा रहे हो बाहर का, तो हो सकता है जो रोज खाते हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, फीवर आ जाए, आपको डायरिया हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी है, वो डील कर गया उस चीज से, और इसका कोई वो फिक्स्ड रेंज नहीं होता। जैसे कि आप जब भी देखते हो रेनबो को, तो वहां पे आप कलर को एक बाउंड्री नहीं बना पाते हो, कलर थोड़े मिक्स्ड होते हैं। तो उसी तरह से ये भी होता है, यहाँ पे कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, बट एक स्पेक्ट्रम बनता है सबके लिए अलग अलग। तो ये जो वेरिएशन है, इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बोलते हैं। इसे मैंने समझाने के लिए आपको एक ट्रायंगल के अंदर अरेंज किया। यहाँ पे देखिए सीवियरिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे आता है सब क्लिनिकल यानी कि जब कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, सिर्फ हम डिजीज का पता कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू, यानी सीरोलॉजी के थ्रू। हम सिर्फ टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके, स्पूटम टेस्ट करके, या किसी भी तरह का टेस्ट करके ही हम डिजीज का पता लगा सकते हैं, वहां पे कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे। फिर आती है माइल्ड डिजीज यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर मॉडरेट जब होगी तब वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी। नेक्स्ट फिर सीवियर डिजीज हो गई, तब आपको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, और उससे ज्यादा सीवियर हो गया तो फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यही है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपका आंसर कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।